नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं कवीन सचान और आज बात होगी कि देश में पिछले 4 हफ्तों में किस रफ्तार के साथ कोरोना संक्रमण बढ़ा है। और हम 4 हफ्ते पहले यानी करीब 1 महीने पहले जब नंबर्स को देखते थे तो जो औसत प्रतिदिन का नंबर था वो कहीं 15,000 या उसके नीचे तक पहुंच चुका था और एक वक्त में ये 7,000 तक पहुंचा। लेकिन अब अगर हम पिछले 24 घंटे के आंकड़ों को देखते हैं तो ये संख्या करीब 29,000 प्रतिदिन के स्तर पर पहुंच चुकी है। करीब 1 साल का वक्त होने को है और इसके बाद अचानक ये नंबर्स क्यों बढ़ रहे हैं। जो प्रतिदिन का औसत है अलग अलग राज्यों में, उसमें महाराष्ट्र में अब यानी कि मार्च के महीने में ये 12,000 प्रतिदिन के नंबर्स पर पहुंच चुका है। अलग अलग राज्यों में ये रफ्तार बढ़ी है, लेकिन जो आंकड़े बताते हैं कि देश में इस वक्त 6 राज्य हैं जहां पर करीब करीब कुल नंबर्स का 84% है। तो आज बात कि इसे लेकर सरकार यानी कि केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री ने राज्यों की मुख्यमंत्रियों की एक बैठक बुलाई और उसके बाद नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। कैसे संक्रमण को रोका जाए, इसके लिए सख्त कदम उठाने की बात कही गई है। तो समझेंगे कि असल में राज्यों के पास इस वक्त जो विकल्प है वो है क्या, और जब हम नंबर्स बढ़ने की बात कर रहे हैं तो क्या ये दूसरी, तीसरी या चौथी जो हम नंबर दें उस लहर की तरफ अलग अलग राज्य बढ़ते नजर आ रहे हैं। उसके पीछे के बड़े कारण क्या हैं और इसे रोकने के लिए क्या उपाय अपनाने की जरूरत है। हमारे साथ 2 बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं आज इस चर्चा में। हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद शील साहब हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं जो कोविड नियंत्रण कोर टीम है केरल से, आपका स्वागत है। और हमारे साथ दूसरे खास मेहमान डॉक्टर आर.के. श्रीवास्तव साहब हैं जो कि पूर्व महानिदेशक स्वास्थ्य सेवा भारत सरकार। आप दोनों का स्वागत है सर। शुरुआत में करूंगा डॉक्टर मोहम्मद असील साहब आपसे, क्योंकि केरल भी उन राज्यों में है जो कि अभी इस वक्त 6 राज्य हैं जहां पर कुल नंबर्स का 84% नंबर्स हम देख रहे हैं। हालांकि मैं एवरेज अगर देखता हूं, जनवरी में केरल में प्रतिदिन का जो औसत था वो 5,427 का था, फरवरी में ये 4,651 पहुंचा और मार्च के अब तक के जो दिन है उसमें 2,181, यानी कि नंबर्स कम जरूर हुए हैं लेकिन अभी भी टॉप 6 में केरल बना हुआ है। वजह क्या दिखती है? वैसे अब अगर हम केरल की स्पेसिफिक बात करें तो केरला लास्ट टू पीक है, यानी हाँ, अगर हम देखें तो लास्ट ईयर जनवरी पहले केस केरला में रिपोर्ट हुआ था, मगर हम जो पीकिंग है, जो सबसे ज्यादा केसेस जो दिन में हो रहा है वो केरला में लास्ट था। यानी वैसे हम अक्टूबर के बाद ही हमारी पीकिंग हुआ था, तो क्या है कि उसके बाद देयर इज अ प्लेटूइंग, सो द केसेस हैज नॉट रियली कम डाउन इन केरला एट दैट टाइम। सो क्या है कि हम जब हमारे पीक को डिले करते हैं तो जाहिर है कि केसेस जब दूसरे स्थल में अगर कम हो रहा है उसी टाइम हमारी केसेस बढ़ती जाएंगी। तो वैसे अगर इस 2 महीने की बात करें तो वी हैव बीन सीइंग ए डिक्रीज इन द केसेस, तो 31% केसेस डिक्रीज हुआ है। तो पहले हम अगर केरल की बात करें तो वी आर इन द डिक्लाइनिंग ट्रेंड ऑफ द फर्स्ट वेव। सो अगर हम देखें तो काफी देर के जैसे महाराष्ट्र, दिल्ली वो सेकेंड वेव में ऑलमोस्ट पहुंच चुका है, और पंजाब में भी सेकेंड वेव चल रहा है और काफी जगह जो सेकेंड वेव में ऑलरेडी हो चुका है। पर केरला की जो फर्स्ट वेव है उसकी डाउनवर्ड ट्रेंड है, तो इसलिए देखा जाए तो केरला इज एक्चुअली गोइंग इन ए गुड वे व्हेन इट कम्स टू द पैंडेमिक फर्स्ट वेव। बट बात क्या है कि एवरी स्टेट, अगर एवरी नेशन को हम देखा जाए तो देयर वाज ए पीरियड पर एक वेव होने के बाद 1 से 2 महीने की गैप पे बाद सेकेंड वेव आ जाता है। वैसे ऐसे ट्रेंड है, देखिए अगर विश्व के सभी देशों का हम देखा जाए तो स्पेशली यूरोपियन देश को हमें देखे तो हमें ये साफ जाहिर है कि जो एक वेव होने के बाद ये 2 या 3 या एक महीने से भी हुआ तो 3 महीने से हुआ था, ऐसे उसके बाद 1 to 3 months आफ्टर दैट द केसेस वुड एक्चुअली इंक्रीज, तो सेकेंड वेव हो जाएगा। तो केरला की सिचुएशन अगर देखें तो हम फर्स्ट वेव की डिक्लाइनिंग फेज में है, तो हमारे केसेस कम हो जा रहा है, तो हमें इस बात में यानी आशंका नहीं है। मगर बात यह है कि नोबडी सेफ अंटिल एवरीवन इज सेफ। सो अगर हम एक पूरी देश के एंगल से देखा जाए तो हम सेकेंड वेव की तरफ जा रहा है, वो अच्छा नहीं है वैसे। और मगर हमें जो प्रतीक्षा है कि हमारी जो वैक्सीनेशन कैंपेन है वो अच्छी तरह से चल रहा है, स्पेशली इन द लास्ट फ्यू डेज वो बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, क्योंकि एक दिन में हम 30 लाख लोगों को ये वैक्सीनेट कर रहा है, यानी इस वीक में।
So this I believe that we will be able to carry this control this epidemic. And इतनी आशंका नहीं है जैसे हम अगर देखें तो महाराष्ट्र और फ्यू स्टेट्स है जिसमें काफी तेजी से बढ़ रहा है, मगर हम अगर काफी और नेशंस के एक्सपीरियंस को देखें, अगर यूरोपियन नेशंस के एक्सपीरियंस को देखें, उस पेस में हम नहीं बढ़ रहा है। तो सेकेंड वेव जो स्टार्ट हुआ है वो भी स्लो स्टार्ट हुआ है, हमें इसमें ज्यादा आशंका की जरूरत नहीं है। और हमने यानी इसी दिन हमारे हॉनरेबल पीएम कॉल्ड अ मीटिंग ऑफ द चीफ मिनिस्टर, सो हमें आशा है कि हम इंटरवेंशन कर रहा है। सो इसलिए आई डोंट थिंक वी नीड टू बी पैनिक टू मच, बट मेन थिंग इज दैट वी नीड टू फॉलो लाइक हम लोग यानी ये बात हमें साफ जाहिर होना चाहिए कि कोविड पैंडेमिक खत्म नहीं हुआ है, ऐसा खत्म नहीं होते। तो क्या ये भी कहा जा सकता है कि जिन राज्यों में नंबर्स अचानक बढ़ रहे हैं, हालांकि केरल में डाउनवर्ड ट्रेंड दिख रहा है, लेकिन जिन राज्यों में नंबर्स बढ़ रहे हैं वहां पर मास्क ना पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग ना होना, या फिर जिस तरीके से हमने रेस्टोरेंट, मॉल, बाजारों को खोला है, उसके चलते जो आम पब्लिक है उसके कहीं जहन में, उसके दिमाग में ये बात आ रही है कि शायद कोरोना अब नहीं है या वैक्सीन आ गई है तो चिंता की बात नहीं है। ये जो ढिलाई है ये खतरनाक हो रही है। या बिल्कुल, यानी क्या होता है कि ये तो नॉर्मल फिनोमेना है। वैसे हम देखे जाए तो पूरी विश्व में क्या होता है कि अगर एक पैंडेमिक 6 to 7 मंथ्स यानी कंटिन्यू रहे तो वह क्या होता है कि पैंडेमिक फटीग आ जाता है। पैंडेमिक फटीग यानी सब लोगों को, यानी सब लोगों का काफी लाइवलीहुड भी चलना चाहिए। there is tendency that we need to go for our early normal. तो नॉर्मल लाइफ पकड़ने की, यानी जब केसेस कम हो रहा है हमारी जो टेंडेंसी रहती है कि हम पहले नॉर्मल चले जाए, तो इसलिए हम लोग एक टाइट्रेशन होना चाहिए कि लाइवलीहुड और अवर हेल्थ सिस्टम कैपेसिटी के एक टाइट्रेशन होना चाहिए। अगर बात क्या होता है कि जब हम लाइवलीहुड को यानी आसमा रहा है, हम जब नॉर्मल में चले जाता है तो वो पैंडेमिक फटीग जब सेट इन हो जाता है तो केसेस बढ़ जाता है। वो ये विश्व के सब जगहों में एक कॉमन फिनोमिना है। अगर कहीं भी देखे तो सेकेंड वेव ऐसा आया है कि पैंडेमिक फटीग सेट इन होने के बाद ये नेक्स्ट वेव आ जाएगा। इसलिए हम बोल रहे हैं कि जो हमारी जो एसएमएस है, यानी सोप, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग वाला चीज, वो हमारे ध्यान में रखना चाहिए कि हम अभी भी कोविड पैंडेमिक में ही है। तो हो सकता है कि हमारे जो कम हुआ है, केसेस कम हुआ है, काफी जगह में पहले से कम हुआ है, तो अभी मगर बात हमारे जो आईसीएमआर का जो सीरोप्रोवन स्टडी था उसमें साफ जाहिर है कि 70% लोग हैं जिसे कोरोना अभी तक नहीं हुआ है। तो 70% ऑफ लोग जब कोविड कोरोना नहीं हुआ है तो हो सकता है दे ऑल आर ससेप्टेबल। तो इसलिए हमारी जो मन में क्या होना चाहिए कि हम जो प्रिकॉशंस है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसे हम बोलते हैं कि हाथ धोना और मास्क पहनना और डिस्टेंस बनाए रखना, ये चीज हमें कंटिन्यू करना है तब तक जब तक हमारी जो पूरी जो जितने नंबर्स है, स्पेशली जो एल्डर है और 45 to 60 इयर्स का कोमोर्बिड कंडीशंस के साथ जो भी है, जब तक उसकी 50% एटलीस्ट 50% लोग वैक्सीनेट नहीं होते तब तक हमें ये जागरूकता जारी रखना है। वरना हम ये बाकी विश्व की बाकी नेशंस की तरह हमें भी काफी लोग मिस हो, यानी काफी लोग का जीवन ध्यान देना पड़ेगा, इसलिए हम केयरफुल होना चाहिए। श्रीवास्तव सर, एक चीज जब हम नंबर्स को देखते हैं और करीब करीब 29,000 के आसपास नंबर्स हमें नजर आते हैं जो पिछले 24 घंटे के आंकड़े हैं। महाराष्ट्र जो कि 3,000 के आसपास एवरेज था जनवरी में, फरवरी में करीब 4,500 के आसपास पहुंचा और अब 12,000 का औसत है। अभी आधा महीना गुजरा है मार्च का। केरल मैंने कहा डाउनवर्ड ट्रेंड दिख रहा है, लेकिन जो छोटे राज्य हैं जहां पर चिंता मुझे लगता है ज़्यादा है, थोड़ा समझना चाहूँगा। चाहे बात करें हरियाणा की, जहां पर फरवरी में 103 के आसपास औसत था, वो अब 330 को पार कर चुका है। हरियाणा के साथ साथ दिल्ली 150 का औसत था फरवरी महीने में, वो 325 के ऊपर पहुंच चुका है। कुछ इसी तरह गुजरात में 298 का औसत था, वो 640 के करीब पहुंचता नजर आ रहा है। तो कैसे आप देखते हैं इन नंबर्स का अचानक से बढ़ना फरवरी महीने के बाद, और खासतौर पर उन राज्यों पर मैं ये फोकस करना चाहूंगा कि जहां पर ना तो कोई इस तरीके से चुनावी हलचल है, क्योंकि चुनावी हलचल देखते हैं तो गैदरिंग, बड़े इवेंट नजर आ रहे हैं, लेकिन वहां पर नंबर उस तरीके से नहीं बढ़े बल्कि इन राज्यों में बढ़ रहे हैं। वजह क्या दिखती है सर? देखिए, इस पूरे परिप्रेक्ष्य को हमें आज की तारीख पे कुछ बेसिक जो पेंडेमिक के
प्रिंसिपल है उनके आधार पे देखना पड़ेगा। हम्म। जो बेसिक पेंडेमिक का जो एपिडेमियोलॉजिकल प्रिंसिपल है वो ये है कि हर वायरल पेंडेमिक के अंदर पीक्स आती हैं, तो हमें पीक्स को ये मान के जरूर चलना चाहिए कि जैसे पुराने पेंडेमिक हुए हैं उसके अंदर सेकंड वेव हम यहाँ बोल रहे हैं, ये सेकंड पीक आ रहा है। ये एक नेचुरल प्रोग्रेशन की हिस्ट्री होती है एक पेंडेमिक की। दूसरी चीज है कि इसको मानने के बाद जो दूसरा प्रिंसिपल होता है वो एक ये है कि हर लॉन्ग ड्यूरेशन पेंडेमिक में उसके अंदर एक एक तरीके की स्लैकनेस आ जाती है आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम। इन जो हमें दो वजह से होती है। एक तो सिस्टम के अंदर नॉर्मलसी लाने के प्रयास जो सरकार के प्रावधान से होते हैं और जिसकी इच्छा जो है आम नागरिक होती है, तो ये भी हो रही है जिसकी वजह से थोड़ी स्लैकनेस आ रही है, तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर इफेक्ट हो रहा है। और तीसरी जो सबसे बड़ी चीज है, द बायोलॉजिकल बिहेवियर ऑफ द वायरस, संभावनाएं पहले भी देखी गई थी, पहले पेंडेमिक में, अब भी देखी जा रही है और उसके बारे में भी कहा जा रहा है कि वो अपने स्ट्रेन चेंज करता है, उसके वजह से उसकी मारक क्षमता बढ़ जाती है। ये तीनों बेसिक प्रिंसिपल अगर हम आज की तारीख में देखते हैं और जिन मेजर स्टेट्स का आप बात कर रहे हैं, एक तो आप महाराष्ट्र की कह रहे हैं जी। महाराष्ट्र का रेस्पॉन्स मैकेनिज्म शुरू से आज तक इतना परफेक्ट नहीं रहा था जितना कि और स्टेट्स का रहा था। तो इसका मतलब ये है कि स्टेट रेस्पॉन्स मैकेनिज्म में डिलेस थी और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के अंदर भी पब्लिक का पार्टिसिपेशन कम था। वो अब रिजल्ट कर रहा है जिस कंटिन्यूअसली जो केसेस बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ गए और वो भी लोकलाइज्ड है। 8 डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे कि वो लोकलाइज्ड है। ये चीजें एक अप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स मैकेनिज्म से टाइमली माइक्रो प्लान के जरिए जो कि ऑलरेडी प्रिस्क्राइब्ड है, डिस्ट्रिक्ट प्लान के जरिए जो कि ऑलरेडी प्रिस्क्राइब्ड है, कंटेन की जा सकती थी जो नहीं गई। अब बाकी वो स्टेट जहाँ पे कि कोई ऐसा रीजन नहीं बनता है, जैसे कि आपने हरियाणा बोला, दिल्ली बोला, इन दो जगह पे हम अगर बात करें तो इनको हम लार्जली एट्रिब्यूट करेंगे कि गवर्नमेंट की इफेक्टिव रेस्पॉन्स मैकेनिज्म में खुद एक स्लैकनेस आई और दूसरे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो पब्लिक का था वो भी ठीक से ऑब्जर्व नहीं हो रहा है। तो ये दो कारण एट्रीब्यूट करते इन छोटी जगहों पे जहाँ पे कि 150, 250 से 500, 500 से फिर 1500 ये फिगर आ रही है जी। अब ये वजह तो अपनी जगह पे है। इन वजह के साथ हमें ये जरूर सोचना पड़ेगा कि ये वजह जो है ये क्या ऐसी वजह है जो कि हम जहाँ कुछ नहीं कर सकते, या ये ऐसी वजह है जहाँ पे हमारे पास लर्निंग मौजूद है, टेस्टेड मॉडल मौजूद है और जहाँ पे हमें प्रैक्टिसेस मौजूद है कि हम कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। जहाँ तक सवाल रहा लास्ट कुछ जो था कि अभी क्या कोई ऐसा स्ट्रेन नया एंटर हुआ है जिसकी वजह से इन स्टेट में जहाँ पे कि ये हो रहा है उसको हम रेस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं, तो ऐसा अभी तक कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं आया है। ओके। मेरा अपना अभी भी ये मत है कि अपने आप में कारण हम ढूंढने का प्रयास कर सकते हैं, एक अच्छी एक्सरसाइज होगी कारण ढूंढने का प्रयास, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण एक्सरसाइज होगी कि हम अपनी स्लैकनेस को, अपनी प्रिपेयर्डनेस को, अपने रिस्पॉन्स मैकेनिज्म को मजबूत रखें और साथ ही साथ हम अपना प्रोटेक्शन लेवल भी वैक्सीनेशन के जरिए जितने ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाते सकते हैं उतना बढ़ाएं, जिससे कि हम इस ट्रांसमिशन की चेन को ब्रेक कर पाए। डॉक्टर सील, अगर मैं कर्नाटक को भी देखता हूँ, करीब 425 का नंबर फेब में था और इस वक्त करीब करीब 700 के आसपास है, पिछले 24 घंटे के जो पहले के आंकड़े थे। तमिलनाडु भी 472 से 600, यानी कि तकरीबन महाराष्ट्र जरूर है जहां पर नंबर्स काफी ज्यादा हैं और करीब करीब
300% का जंप वहां पर दिख रहा है फरवरी से और मार्च 15 दिनों के अंदर। लेकिन ऐसा नहीं कि बाकी राज्यों भी नहीं है, बाकी राज्यों में 100% से ऊपर का जंप नजर आ रहा है पिछले फेब से लेकर अब तक के 15 दिनों में। सवाल ये कि क्या हाई डेंसिटी पॉपुलेटेड सिटी ये कारण है, क्लाइमेट या फिर गर्मी का मौसम, ह्यूमिडिटी, क्या इसका भी इंपैक्ट हो रहा है, या जो श्रीवास्तव सर ने कहा कि जो नया स्ट्रेन उसका नया स्वरूप है उसके चलते, या जहां पर ज्यादा माइग्रेशन नजर आ रहा है, लोगों की आवाजाही ज्यादा है, वो सिटीज और वो स्टेट ज्यादा चपेट में दिख रहे हैं इस बढ़ते हुए संक्रमण के? जैसे श्रीवास्तव सर ने बोला है कि he has rightly said that ये पूरी जो वायरस का हिस्ट्री होता है, जैसे हमें मालूम है कि जो स्पेनिश फ्लू था यानी 1918 में, स्पेनिश फ्लू में क्या हुआ था कि वो 4 वेव में थे। जैसे स्पेनिश फ्लू का पहला वेव तो 1918 ये अगस्त सितंबर में हुआ था। उसके बाद तो दिसंबर यानी नवंबर दिसंबर में जो वेव हुआ था उसमें माना जा रहा है कि करीब 2 करोड़ इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं, जो 2 करोड़ लोग उस वेव में मारा गया था, यानी 1918 का नवंबर दिसंबर वाला वेव में। उसके बाद तीसरा वेव आया 1919 में और चौथा वेव आया 1920 में। ऐसे वेव जो होता है जो सब में यानी जो पैंडेमिक्स होता है उसका यानी ये पैटर्न ही ऐसे है कि वो वेव में आता है। तो जैसे वेव क्यों होता है, तो आपने जो क्वेश्चन पूछा है कि वेव क्यों होता है, वेव क्यों होता है कि जब हमें एक प्लेस में अगर जब कोविड आता है तो अगर वहां 30% से ज्यादा लोग को कोविड जो हो जाता है तो उसका जो ट्रेंड है वो नीचे हो ही जाता है, उसमें यानी नेचुरली हो जाता है। तो अभी क्या है कि काफी स्टेट से जिसका ये सीरो प्रेवलेंस यानी जो लोग इन्फेक्टेड हुए थे वो 30% पहले से पहुंच गया था। काफी जगह है जो पीकिंग हुआ था सितंबर या फिर अगस्त में भी पीकिंग हुआ था केरल, इंडिया के काफी स्टेट्स में। वह क्या हुआ था कि उसको वहां ट्रेंड नीचे आ गया। उसके बाद क्या होता है कि जिन लोगों को इम्यूनिटी वहां थे वो इम्यूनिटी कम हो जाता है एक तरफ से, और जितने लोग हैं जो इम्यून नहीं थे, पहले केसेस इन्फेक्शन नहीं हुए थे, उसका भी यानी फीसदी बढ़ ही जाता है। तो क्या होता है कि देयर वुड बी अ लेवल वेयर the virus can strike again, and जैसे श्रीवास्तव सर ने बोला था हमारी जो जागरूकता है, हमारी जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर वो भी कम हो जाता है। तो एक तरफ से कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कम हो जाता है, दूसरी तरफ से जो स्लैगनेस जो सर ने बोला था स्लैगनेस वाला जो रिस्पॉन्स वाला, हमारी जो प्रायोरिटी भी यानी गवर्नमेंट की प्रायोरिटी चेंज हो जाता है एक तरफ से, और तीसरे तरफ से हो जाता है कि जितने लोग जो ससेप्टेबल है, जिन्हें कोविड-19 नहीं हुआ था, और जो लोग जैसे पहले इन्फेक्टेड हुआ था और जो रिकवर हुआ है उसका जो इम्यूनिटी है वो कम हो जाता है। तो क्या है कि देयर इज अ परफेक्ट लोकेशन फॉर द नेक्स्ट वेव। तो इसमें क्या होता है कि अगर देखा जाए, इट्स नॉट दैट 2 और 3 स्टेट्स, देखा जाए तो हमारे जहाँ एटलीस्ट 11 स्टेट्स है जहां हमारी केसेस बढ़ जा रहा है। तो जगह स्टेट से टेस्टिंग ज्यादा किया हुआ है, मगर देयर आर स्टेट्स वो टेस्टिंग अभी तक ज्यादा नहीं किया है। तो टेस्ट पॉजिटिव दिखा रहा है कि वहां भी केसेस बढ़ रहा है। तो क्या है कि कैसे हम रोक सकते हैं? वैसे हम इसमें भी स्लो डाउन कर सकते हैं। जैसे हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हम अगर वापस लाए, हम जो मास्क पहने और ये जो चीज है हम अगर रीट्रेट करके बोले तो ये चीज करने से ये कोविड का या व्यापन यानी पेस कम हो जाता है। अब एक तरफ से हम इसकी जो ट्रांसमिशन का जो स्पीड है वो कम करना है, और दूसरी तरफ से हम क्या कर रहे हैं, वैक्सीनेशन कर रहे हैं कि काफी लोगों को जो वैक्सीन इम्यूनिटी मिले इंस्टेड ऑफ इन्फेक्शन। दो तरफ से हम इम्यूनिटी मिल सकता है, एक तो है वैक्सीन इम्यूनिटी और दूसरी है दो इन्फेक्शन होने के बाद जो इम्यूनिटी। जो इन्फेक्शन होने के बाद की इम्यूनिटी के प्रॉब्लम क्या है कि अगर 1 लाख लोगों को इन्फेक्शन हो जाता है, कम से कम अगर हम देखा जाए, अगर केस फर्टिलिटी रेट को देखा जाए तो कम से कम 1000 लोग मर जाता है, यानी 1 लाख लोगों को जब इन्फेक्शन होता है तो 1000 यानी 1000 लोग मर जाता है। अगर हम यानी 1000 लोग 1 लाख लोगों को वैक्सीनेट किया तो nobody dies, simply nobody dies and nobody gets severe disease also. इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन इम्यूनिटी होना चाहिए। तो हम वो कैसे करेंगे? एक तरफ से यानी जो आज का जो मीटिंग है उसका जो प्राइमरी फोकस था कि हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को वापस लाया जाए। जो राज्य सरकारों को आज हमारी बहुमान्य पीएम ने ये दिया था कि यानी इंस्ट्रक्शन दिया था कि जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर वो वापस लाए। एक चीज हो जाए
और हमारी जो प्रायोरिटी हम जो कम किया है वो भी हम प्रायोरिटीज करना है, टेस्ट ज्यादा करना है फॉर वैक्सीनेशन का स्पीड कम, एंड वी आर गोइंग इन द राइट ट्रैक। ओनली थिंग इज दैट हम लोग जो लोग सुन रहे हैं उन लोग बोल रहे हैं कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हम वापस लाए, और जो भी राज्य सरकार है वो इस चीज को, यानी काफी जगह है वैसे इलेक्शन में जा रहा है, वैसे केरला में इलेक्शन में जा रहा है तो काफी लोग भीड़ हुआ होगा ही, तो हमने बोला कि अगर भीड़ होना ही है तो इलेक्शन में भीड़ तो एक होता ही है, तो हमने क्या बोला कि एटलीस्ट यू वियर मास्क एट दैट टाइम, मेक श्योर दैट यू आर इन ओपन स्पेसेस, जितने हो सके तो खुली हवा में यानी कैंपेन करे। तो जो आपने कहा, मैं थोड़ा सा इस पे एक रिएक्शन, श्रीवास्तव सर, क्या चुनावी रैलियों में इस तरीके की भीड़ का आना और वहां पर जो तस्वीरें आई कि कोई भी जो नॉर्म्स है उसको फॉलो नहीं किया जाता है, उस पर भी सख्त मैं कहूं कि अब कदम उठाने की जरूरत है, उसको रोकने की जरूरत है। और दूसरा ये कि जिस तरीके से जो एक संदेश जाता है आम पब्लिक के बीच में, चाहे वो मॉल खुलने के बाद हो, बाजारों के खुलने के बाद हो, उससे कहीं ना कहीं एक जो मैसेज क्या उनके जहन में गया कि अब सब कुछ ठीक होता दिख रहा है, और भीड़भाड़ जो है वो पुरानी हालात पर नजर आ रहे हैं, कोई नंबर्स उसी तरीके से नजर आते हैं बाजार में। देखिए, सवाल ये है कि भीड़ लगाना और भीड़ बढ़ाना ये हमारी एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, हमारे लाइफ स्टाइल का हिस्सा है। हमारे त्योहार हो, हमारी पॉलिटिकल रैली हो, क्रिकेट का मैच हो, किसी भी जगह हो, हम मिलकर के इकट्ठा होकर के इसको एक पर्व के रूप में मनाने का हमारा एक लाइफ स्टाइल है। तो जैसे ही वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को रिलैक्स करने की बात करे बगैर हम इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए उसको परमिट करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्ट होता है पॉलिटिकल रैलीज में, वो रिफ्लेक्ट होता है क्रिकेट मैच में, वो रिफ्लेक्ट होता है मॉल में। तो उसके अंदर एक सामंजस्य बिठाने का काम जो होता है, वो सामंजस्य बिठाने का काम ना तो डंडे से हो सकता कि आपने कानून बना दिया और आपने पकड़ के बंद कर दिया और उसकी वजह से डर के मारे कोई नहीं जाए, तो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी सेटबैक पर चली जाएगी। और ना ही खाली परसुएशन से हो सकता है कि मैंने एक एडवाइजरी निकाल दी, तुम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करो, नहीं करो तो उसके बाद तुम्हारी जिम्मेदारी है। दोनों के बीच में एक मिला जुला हमें तैयार करना पड़ेगा तरीका, जिसके जरिए एक आम आदमी सचेत रहे। मैं आपको सिंपल सी एक एग्जांपल देता हूं। जितनी दिल्ली के अंदर मल्टी स्टोरीड है, जितनी सोसाइटीज है, बड़े बड़े अपार्टमेंट्स हैं, उन सब के अंदर एक तरीके का सिस्टम अब है कि प्रतिदिन वो इन्फॉर्म करते हैं कि इतने नए केस आ गए हैं, इतने पुराने केस हैं, इतने लोग हमने यहाँ पे देखे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं कर रखे। तो ये एक मास मोबिलाइजेशन का, जिसको कहते हैं कम्युनिटी मोबिलाइजेशन एंड रूल एनफोर्समेंट का कंबाइंड अप्रोच होता है। मैं उसको किसी भी चीज से नहीं जोड़ना चाहता, चाहे वो पॉलिटिकल रैली हो, चाहे क्रिकेट का बिहेवियर हो। दे आर ऑल इनअप्रोप्रिएट, दे ऑलवेज इंक्रीज द चांसेस। ऐसा नहीं है कि उनके वजह से नहीं होता, उनके वजह से भी होता है, लेकिन उसको रोकने का जो तरीका है, वो रोकने का तरीका इनोवेटिव होना चाहिए, आम जनता के लिए एक्सेप्टेबल होना चाहिए, और आम जनता को ये महसूस करने की भी जरूरत है कि हाँ, इससे हमारी लाइफ बच रही है। और साथ ही साथ मैं दोबारा एक बार कहूंगा, आपका सवाल बिल्कुल पॉइंटेड था, उसका जवाब जरूर खत्म हो गया है, कि जो कवरेज वैक्सीनेशन का होना चाहिए इन सब जगहों पे, उस कवरेज को भी एडवोकेसी के जरिए और बेहतर करने की जरूरत है, जिससे कि हम अपने आप को प्रोटेक्टेड और सेफ महसूस करें। राइट सर। डॉक्टर अशील, मैं जो आपने कहा इम्यूनिटी की बात कही थी, क्योंकि एक कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि शायद कोई कंफ्यूजन या लोगों के जहन में जो बातें हैं कि एक बार अगर आपको कोविड हो गया तो कितने दिन तक वो इम्यूनिटी आपके अंदर है और दोबारा उससे उसका शिकार नहीं होंगे। और दूसरा यही सवाल होता है कि जब वैक्सीन हो गई तो वैक्सीन के बाद, क्योंकि ये दोनों होने के बाद मुझे लगता है कि पब्लिक ज़्यादा खुले तौर पर मानती है कि अब मैं बिल्कुल इससे बच गया और जो सुरक्षा कवच है मेरा वो बहुत लॉन्ग लाइफ हो गया। एक चीज तो है, पहले तो मैं वैक्सीन के बारे में बोलूंगा, क्योंकि जो वैक्सीन है, जो वैक्सीन यहाँ किसके काम करते हैं, जैसे सीट बेल्ट है ना, हम जो अगर गाड़ी में जा रहा है तो जैसे हम सीट बेल्ट पहनते हैं, उसका काम करता है यहाँ कोविड वैक्सीन। वैक्सीन काफी तरह से, काफी टाइप्स का होता है।
तो ये जो कोविड वैक्सीन का ये रेस्पॉन्स है वो एक तरफ से हमारी सीट बेल्ट की तरह से होता है। यानी सीट बेल्ट पहनने से ये नहीं होता है कि हमें एक्सीडेंट नहीं होगा, एक्सीडेंट फिर भी हो सकता है। तो इसलिए ये बोल रहे कि इट्स नॉट दैट वैक्सीनेशन करने के बाद हमें कोविड नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। डोंट थिंक दैट यू विल बी कंप्लीटली प्रोटेक्टेड फ्रॉम इन्फेक्शन ऑफ कोविड आफ्टर वैक्सीनेशन। ट्रू। एक बार हमें एक वैक्सीनेशन लिया तो भी हमें हो सकता है हमें कोविड इन्फेक्शन हो जाए, मगर अगर फिर भी हम जब इन्फेक्शन आएगा हमें जो सीवियर डिसीज है और डेथ है इससे प्रिवेंट करता है। वैक्सीन किससे प्रिवेंट करता है? इन्फेक्शन से नहीं। इन्फेक्शन से प्रिवेंट होता है मगर इन्फेक्शन से पूरी प्रिवेंट नहीं होता। जैसे हम बोल रहे हैं कि इफिकेसी 60% है, 70% है, 80% हम बोलते हैं ना, मगर जो प्रिवेंशन ऑफ सीवियर डिसीज एंड डेथ वो पहली चीज है। तो हमें ये इसमें नहीं होना चाहिए कि इस वहम में नहीं होना चाहिए कि मैंने वैक्सीन लिया है और मैं इन्फेक्शन से मुक्त हूँ। ऐसे भी जो हमें जो ये सीवियर केसेस का जो वो भी हमें सेकेंड डोज की 2 वीक्स की बाद ही आएगा, जो इम्यूनिटी है। और दूसरी चीज एक और सेट उसके ऊपर मैं बोलूंगा, एक बार हमें इन्फेक्शन हो जाए ये गारंटी नहीं है कि हमें फिर नहीं होगा, क्योंकि जो हमारी जो एंटीबॉडीज है इसके खिलाफ जो हमारी इन्फेक्शन के खिलाफ जो हमारी जो शरीर जो प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडी, वो 5 महीने तक रहता है, मगर उसके बाद काफी लोगों को भी डाउनवर्ड ट्रेंड जाता है। इसलिए हमें इस वहम में नहीं रहना चाहिए कि एक बार मुझे इन्फेक्शन हुआ है मुझे कभी इन्फेक्शन नहीं होगा, ऐसा नहीं है। और वैक्सीनेशन पूरी इन्फेक्शन से नहीं प्रिवेंट होता, मगर वैक्सीनेशन एक गारंटी देता है हम कोविड से नहीं मरेंगे। वो तो सिंपली अगर पुट, मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है तो मेरा अगर कुछ नहीं डॉक्टर असील, आपने जो बहुत पते की बात कही, मैं दर्शकों को बता दूं कि जैसा आपने कहा कि अगर हम इसका बोलो आप सब कहें कि इतिहास से हमें सीखना चाहिए कि जब जब महामारी आई है वो कई दौर में आती है लौटकर, चाहे आपके पास वैक्सीन हो या आपको कोविड हो चुका हो, वो कुछ ही समय तक या कुछ ही हिस्से तक आपकी कवरेज करती। जो आपने सीट बेल्ट का एग्जाम्पल दिया वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये सीट बेल्ट लगी रहे, यानी कि वो मानक जो बताए गए हैं इससे बचने के लिए, अगर वो आप अपनाते रहेंगे तो बचे रहेंगे। वरना हमने इतिहास में देखा है कि जब भी इस तरह की महामारी लौटती है तो ज़्यादा खतरनाक होती है और जनहानि बहुत ज़्यादा होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।